बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ इमरान वसीम। नाज़रीन, प्रोग्राम में चंद बड़ी अहम ख़बरें आप नाज़रीन के साथ हम शेयर करेंगे। आज के वीलॉग की हमारी जो ख़बरें हैं उनकी जो हेडलाइंस हैं, जो टाइटल्स हैं, वो थंबनेल पे आप नाज़रीन पढ़ चुके हैं। तो पहली ख़बर से हम गुफ्तगू का आगाज़ करेंगे और पहली ख़बर में हम बात करेंगे आज जो साबिक़ वज़ीर आज़म इमरान ख़ान ने अपने यानी पीटीआई के लॉन्ग मार्च से जो ख़िताब किया है, जिसमें आज चेयरमैन पीटीआई इमरान ख़ान साहब बड़े बरहम दिखाई दिए और इस ख़िताब में, इस तकरीर में इमरान ख़ान की जानिब से कुछ जो अहम पॉइंट्स उठाए गए, उन पॉइंट्स पर हम कुछ सवालात आप नाज़रीन की खिदमत में पेश करेंगे और फिर आप देखने वाले उन सवालों का कमेंट बॉक्स में हमें जवाब देंगे। एक तो नाज़रीन, खान साहब ने कहा कि चीफ़ जस्टिस वाहिद वो शख्सियत हैं जिनसे हमें इंसाफ की उम्मीद है, और इमरान ख़ान साहब ने कहा कि मेरे ऊपर कातलाना हमला हुआ और पंजाब में हमारी हुकूमत है और मैं अपने ऊपर कातलाना हमले के जो 3 नामज़द मुल्ज़मान थे, वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ, वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह और मेजर जनरल फैसल नसीर पर जो है वो एफआईआर का इंदराज जो है वो नहीं करवा सका। अब ये जो खान साहब बात कर रहे थे वो अपील चीफ जस्टिस से कर रहे थे, लेकिन मेरा आप नाजरीन से एक सवाल है, क्योंकि मुझसे ज़्यादा आप बाखबर होते हैं इस वक्त जो करंट पॉलिटिकल सिचुएशन पाकिस्तान में चल रही है, तो आप मुझे ये बताएं कि आप नाजरीन की नज़रों से ऐसी कोई दरख्वास्त गुजरी है जो इमरान ख़ान ने अपने दस्तखत के साथ, अपने नाम के साथ लिखी हो और वो आईजी पंजाब को दी गई हो या वज़ीराबाद थाने के एसएचओ को दी गई हो कि ये मेरी दरख्वास्त है, यानी इमरान ख़ान की दरख्वास्त है और इसमें मैंने 3 लोगों को नॉमिनेट किया है, उनके ख़िलाफ़ एफआईआर जो है वो दर्ज की जाए। अगर ऐसी किसी एप्लीकेशन का आप नाज़रीन को नॉलेज है तो मुझे ज़रूर जो है वो आप इस सवाल का जवाब दे के मेरी तस्दीक जो है वो कर दीजिएगा, क्योंकि मुझे ऐसा नहीं लगता कि खान साहब ने अपने नाम या अपने दस्तखत के साथ कोई दरख्वास्त जो है वो पुलिस को एफआईआर के इंदराज के लिए दी हो। दूसरा, खान साहब ने कहा कि पंजाब में हमारी हुकूमत थी और हम एफआईआर का इंदराज नहीं करवा सके। तो सवाल ये है कि खान साहब लॉन्ग मार्च लेके निकले हैं हकीकी आज़ादी के लिए, अमेरिका से आज़ादी हासिल करने के लिए, तो जो शख्स जो हैं, एक पार्टी के सरबराह साबिक़ वज़ीर आज़म, जो पंजाब में एक एफआईआर का इंदराज नहीं करवा सके और तस्लीम कर रहे हैं कि पंजाब में उनकी अपनी हुकूमत नहीं, किसी और का ऑर्डर चलता है, किसी और के अहकामात चलते हैं, तो क्या ये ज़रूरी नहीं, जो मेरा सवाल है, कि अमेरिका से आज़ादी हासिल करने से पहले खान साहब की हुकूमत जिन ताकतों में जकड़ी हुई है, खान साहब पहले अपनी हुकूमत को उन ताकतवर हाथों से जो है वो निजात दिलाएं। तीसरा, खान साहब ने कहा कि चीफ़ इलेक्शन कमिश्नर ने हमें टारगेट किया और 8 फैसले हमारे ख़िलाफ़ दिए और वो 8 फैसले एपलेट फोरम पे जाके टर्न डाउन कर दिए गए। तो 2 फैसले तो मुझे याद हैं जो बल्दियाती इंतखाबात के हवाले से जो केपी में हुए थे, पीटीआई के कुछ उम्मीदवारों के ख़िलाफ़ इलेक्शन कमीशन ने फ़ैसले दिए थे और वो फ़ैसले इस्लामाबाद हाई कोर्ट से टर्न डाउन हुए थे। तो बाकी 6 ऐसे कौन से फ़ैसले हैं जिन्हें इलेक्शन कमीशन ने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के ख़िलाफ़ सुनाया और फिर वो एपलेट फोरम पे जाके फ़ैसले इमरान ख़ान के हक़ में सुना दिए गए? अगर वो 6 फैसले आप नाज़रीन को मालूम है तो मेरे साथ उन 6 फैसलों की डिटेल जो है वो ज़रूर शेयर कीजिएगा। और फिर खान साहब ने कहा कि जो चीफ़ इलेक्शन कमिश्नर हैं उन्होंने मुझे तो तोशा खाना में डिस्क्वालीफाई कर दिया, लेकिन जो आसिफ अली जरदारी ने, नवाज शरीफ ने और यूसुफ रज़ा गिलानी ने गाड़ियाँ हासिल की तोशा खाना से, उस पर चीफ़ इलेक्शन कमिश्नर ने कोई जो है वो एक्शन नहीं लिया। नैब में इन तीनों का, नवाज़ का, जरदारी का और गिलानी का मुकदमा पड़ा है, तो चीफ़ इलेक्शन कमीशन क्यों नहीं सुन रहा? तो आप नाज़रीन से मेरा ये सवाल है कि जब एक केस नैब में पड़ा है, उसमें कन्विक्शन नहीं हुई, तो कन्विक्शन के बगैर क्या कोई इदारा किसी शख्स को बग़ैर फ़ैसले के उस मामले पे डिस्क्वालीफाई कर सकता है? तो इस सवाल का भी आप नाज़रीन जो है वो कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर जवाब देंगे। और एक जो मुझे हैरान कुन बात लगी वो ये थी कि खान साहब ने पाकिस्तान के एटमी प्रोग्राम पे सवाल उठाया कि पाकिस्तान में जो कर्ज़े हासिल किए जा रहे हैं, अगर ये कर्ज़े इसी तरीके से हासिल किए गए और पाकिस्तान की मईशत का ये हाल रहा तो पाकिस्तान के एटमी प्रोग्राम पे हमें कंप्रोमाइज़ करना पड़ेगा।
کیا پاکستان کی سیاست، یہ بھی میرا آپ سے یہ سوال ہے، کہ اس نہج پہ پہنچ چکی ہے کہ اب ہم اپنی سیاست میں پاکستان کے نیوکلیر پروگرام کو، جو پاکستان کی سیکیورٹی کا ضامن ہے، جو پاکستان کے دفاع کا ضامن ہے، اس کو بھی ڈسکس کریں گے، اس پر بھی سیاست کریں گے؟ اس سوال کا جواب بھی آپ دیں گے، میں آپ کے ساتھ جو ہے وہ رہوں گا، اور کمنٹ باکس میں میں آپ کے کمنٹ ضرور پڑھوں گا، لیکن یہاں پہ ایک تھوڑا سا وقفہ لینا ضروری ہے، ابھی آپ کی خدمت میں حاضر ہوتے ہیں۔ اگلی بات جو سابق وزیر اعظم عمران خان نے بڑی برہمی کے ساتھ کی، کہ امید تو یہ لگا رکھی ہے کہ وزیر اعظم شہباز شریف جو آئینی طور پہ آرمی چیف کی تقرری کریں گے، وہ اپنے بھائی نواز شریف کے ساتھ مشاورت کے ساتھ کریں گے، لیکن انہوں نے کہا کہ چونکہ نواز شریف مفرور ہیں تو اخلاقی طور پہ آرمی چیف کی تقرری کا جو فیصلہ ہے وہ نواز شریف اور شہباز شریف کو نہیں کرنا چاہیے۔ اب بات آئینی طور پہ اور قانونی طور پہ تو خان صاحب نے ایکسیپٹ کر لیا کہ وزیر اعظم کا یہ اختیار ہے، لیکن خان صاحب اب اخلاقیات کی بات کر رہے ہیں، تو سوال یہ ہے کہ یہ جو اخلاقیات کا آج خان صاحب ایک نیا چیپٹر پاکستان کے جو خان صاحب کے چاہنے والے ہیں انہیں پڑھانے کی کوشش کر رہے تھے، تو جب خان صاحب کے خلاف عدم اعتماد کی تحریک آئی تھی اور خان صاحب اپنے نمبر پورے نہیں کر پا رہے تھے، کیونکہ آج کی تقریر میں خان صاحب نے ڈیوڈ کیمرون کا بھی ذکر کیا کہ برطانیہ کے وزیر اعظم اکثریت لے کے آئے تھے، لیکن جب ان کی پارٹی نے ان کے خلاف عدم اعتماد کر دیا پارلیمانی پارٹی میں، تو وہ ریزائن کر گئے۔ تو جب خان صاحب کے نمبر پورے نہیں ہو رہے تھے، کہ بجائے اس کے کہ خان صاحب اخلاقیات کا مظاہرہ کرتے ہوئے ریزائن کر دیتے، جس برطانیہ کی ڈیموکریسی کا خان صاحب جو ہے وہ اپنی تقریروں میں ذکر کرتے رہتے ہیں، لیکن خان صاحب نے آئین کو توڑنا جو ہے وہ زیادہ مناسب سمجھا، اور اپنے ڈپٹی اسپیکر قاسم سوری کے ذریعے عدم اعتماد کی تحریک کو آرٹیکل 5 کی روشنی میں غیر قانونی رولنگ کے ذریعے جو ہے وہ مسترد کر دیا گیا تھا۔ اور آپ کے سامنے ہے کہ پھر وہ جو غیر قانونی رولنگ تھی، پھر سپریم کورٹ نے اس رولنگ کو سیٹ اسائیڈ کیا، اور جو عدم اعتماد کی تحریک تھی اس کو بحال کر دیا گیا۔ تو کیا خان صاحب کا آج اخلاقیات کا والا یہ سوال اٹھانا، یہ خان صاحب کے لیے جو ہے وہ مناسب تھا؟ اور آخری بات خان صاحب نے کہی کہ آخری دو باتیں، کہ دنیا میں ادارے جو ہے وہ میرٹ پہ تعیناتیوں سے جو ہے وہ مضبوط ہوتے ہیں، تو خان صاحب کے دور حکومت میں جو پنجاب میں 8 آئی جی تبدیل ہوئے اور غالباً 5 سے 6 چیف سیکرٹری تبدیل ہوئے، اور جو ایف بی آر کے 4 چیئرمین تبدیل ہوئے، تو کیا وہ چیئرمینوں کو میرٹ پہ نہیں لگا رہے تھے؟ اور اگر چیئرمینوں کی تبدیلی سے اداروں میں اس طریقے سے، کیا آپ یہ سمجھتے ہیں، میرا سوال ہے کہ کیا بار بار ایک ہی ادارے کے سربراہ کو تبدیل کرنے سے کیا وہ ادارہ اسٹرینتھن ہوتا ہے؟ اور آخری بات خان صاحب نے کہی کہ یہ اپنا آرمی چیف لگائیں گے اور اس سے 2 باتیں منوائیں گے، کہ ایک مجھے ڈسکوالیفائی کیا جائے، اور دوسرا شریف خاندان کہے گا کہ ہمارے جو کیسز ہیں ان کو ختم کیا جائے۔ تو ماضی میں جو نواز شریف نے 5 یا 4 آرمی چیف لگائے، تو کیا اس سوال کا جواب آپ ناظرین کے پاس ہے کہ پچھلے جتنے بھی آرمی چیف لگائے، کیا انہوں نے یہ جو خان صاحب نے کہا کہ وہ اپنے مفادات کو پروٹیکٹ کرتے ہیں، تو کیا کسی آرمی چیف نے آج تک یہ ایکٹ کیا ہے، کسی بھی سیاسی جماعت کے سربراہ کو یا اس کے مفادات کو پروٹیکٹ کیا ہے؟ اس کا سوال بھی آپ ضرور دیں گے۔ اب آ جاتے ہیں جو توشہ خانہ کے کچھ نئے اسکینڈل سامنے آئے ہیں، توشہ خانہ اسکینڈل کے جو نئے حقائق سامنے آئے ہیں، وہ حقائق سب سے پہلے آپ ناظرین کے ساتھ شیئر کریں گے، اور پھر یہ معاملہ ہے کیا، یہ فراڈ کس نے کیا ہے؟ عمران خان نے فراڈ کیا ہے یا عمران خان کے ساتھ فراڈ کیا گیا ہے؟ اور اگر عمران خان کے ساتھ فراڈ ہوا ہے تو کیا یہ فراڈ کرنے والی ان کی اہلیہ بشرا بی بی ہیں، یا فرح گوگی، جن کی خان صاحب جب ان کے اسکینڈل منظر عام پہ آ رہے تھے اور خان صاحب اسے جسٹیفائی کر رہے تھے، یا یہ فرح گوگی نے عمران خان اور ان کی اہلیہ پنکی بشرا بی بی کے ساتھ جو ہے وہ فراڈ کیا ہے؟ حقائق نئے یہ سامنے آئے ہیں کہ جو گھڑی ملی تھی سعودی ولید شہزادہ محمد بن سلمان سے، وہ گھڑی اور اس کے ساتھ ساتھ انگوٹھی، کفلنگ اور سونے کا جو پین تھا، یعنی کہ جو تحائف سعودی ولی عہد شہزادہ محمد بن سلمان سے ملے تھے، وہ توشہ خانہ میں تو بتائے گئے تھے کہ 18 کروڑ کے بیچے گئے، اور اس کے عوض 20% کی جو رقم تھی 3.5 کروڑ، وہ توشہ خانہ کا جو اکاؤنٹ تھا وہاں پہ جمع کروائی گئی۔ لیکن آج یہ پتہ چلا ہے کہ ان تحفوں کی جو ایکچول مالیت تھی وہ 1 ارب 70 کروڑ روپے سے زیادہ تھی پاکستانی روپوں میں، اور ڈالرز میں یہ 1 کروڑ 20 لاکھ ڈالرز کی مالیت کے یہ تحائف تھے، جنہیں
दुबई में मुत्तहिदा अरब अमारात में उमर फारूक नामी एक कारोबारी शख्सियत को जो है वो सिर्फ 20 लाख डॉलर के एवज जो है वो फ़रोख्त कर दिया गया, जो तकरीबन कोई 32-34 लाख करोड़ रुपए बनते हैं। तो सवाल यह है कि तोशा खाना में तो बताया गया था कि 18 करोड़ रुपए की मालियत के तहाइफ थे, तो ऊपर वाले जो 14-15 करोड़ रुपए बनते हैं वो किसने अपने पास रख लिए, अपने पॉकेट में रखे? क्योंकि उमर फारूक का जो शाहज़ेब खानज़ादा ने इंटरव्यू किया उसमें वो कहते हैं कि मेरे साथ शहजाद अकबर ने टेलीफोनिकली रब्ता किया था और उन्होंने कहा था कि हमारे पास एक घड़ी का एक ऐसा सेट है जो आपको पसंद आएगा, और अगर आपको वो पसंद आए तो मैं फ़र्रा आपके साथ रब्ता करेगी, और अगर आपकी हेल्प हो जाए तो उसे फ़र्रा खान को कोई बायर नहीं मिल रहा तो आप उस घड़ी को और उसके साथ जो दीगर तहाइफ हैं आप उनको ख़रीद लें। तो शाहज़ेब खानज़ादा के प्रोग्राम में उमर फारूक ने इंकशाफ किया कि वो मेरे पास आई फ़र्रा खान, और उन्होंने वो घड़ी दिखाई जो सऊदी वली अहद ने इमरान खान को तोहफे में दी थी, और मैंने वो तमाम तहाइफ जो है वो $2 मिलियन और उन्होंने सऊदी दिरहम में बताया कि मैंने 7.5 मिलियन दिरहम में वो कैश रकम दे के वो तहाइफ जो है वो फ़र्रा खान से ख़रीदे। और साथ में उसने ये भी वाज़े किया कि फ़र्रा खान जो है उन तहाइफ के 4-5 मिलियन डॉलर का रकम का तकाजा कर रहे थे, लेकिन हमारी जो डील हुई, जो मतलब सौदा हुआ वो $2 मिलियन में हुआ। तो अब सवाल ये पैदा होता है कि ये इसके ऊपर पहले तो तोशा खाना में जो रकम जमा होना चाहिए थी, जो 20 लाख डॉलर हासिल किए गए, तो 4 लाख डॉलर जमा होने चाहिए थे, जो पाकिस्तानी रुपयों में तकरीबन जो है वो 7.5 या 7 करोड़ रुपए की रकम बनती है। तो ये जो ऊपर वाली रकम थी कि 18 करोड़ तोशा खाना में दिखाए गए कि इतने के ये तहाइफ जो है वो इसकी मालियत बनती है, ऊपर वाले पैसे किसकी पॉकेट में गए? आया कि वो फ़र्रा खान की पॉकेट में चले गए, एहसन जमील गुज्जर की पॉकेट में चले गए, या फिर इमरान खान साहब की अहलिया जिनकी दोस्त थी वो फ़र्रा खान साहबा, या दोनों ने मिल के ये जो है वो पैसे अपनी पॉकेट में रखे हैं? ये सवालात जो है वो आप नाज़रीन के सामने हमने रेज़ किए। हम किसी के ऊपर इल्ज़ाम नहीं लगा रहे, लेकिन सवालात जो है वो रेज़ कर रहे हैं। अब इसमें एक और चीज़ भी है कि अगर ये रकम पूरी की पूरी खान साहब को दी गई तो फिर खान साहब ने ये 14 करोड़ रुपए जो है वो तोशा खाना की अमाउंट में क्यों शो नहीं किए कि तहाइफ 18 करोड़ नहीं बल्कि 32 या 34 करोड़ में बिके हैं? तो फिर अगर ये एलिगेशन जो है वो ये अगर इसमें कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं है खान साहब की अहलिया की और उनकी जो दोस्त हैं फ़र्रा गोगी, उनकी इन्वॉल्वमेंट नहीं है, और पूरी की पूरी रकम ला के इमरान खान साहब को दी गई, तो फिर खान साहब पे भी सवाल उठता है, उंगली उठती है कि उन्होंने फिर ये अमाउंट जो है वो पूरी जो है वो तोशा खाना के अकाउंट्स में पूरी मालियत शो करके एक्चुअल जो अमाउंट है जो 6, 6.5, 7 करोड़ खान साहब को देना था वो खान साहब ने क्यों जमा नहीं कराया? अब आ जाते हैं जो अरशद शरीफ कत्ल से मुतल्लिक आज एक नई तहकीकात में नया मोड़ आया है। एक तो नाज़रीन फैक्ट फाइंडिंग जो कमेटी है उसने मुराद सईद और फैसल वड़ा को तलब कर लिया है FIA के हेड क्वार्टर में, और उनसे बाज़पुर्स की जाएगी क्योंकि दोनों PTI के रहनुमा ये बयानात दे चुके हैं कि उनके पास अरशद शरीफ को जो लाहक ख़तरात थे वो इस बारे में मुकम्मल तौर पर आगाह थे। इसी तरीके से इस तहकीकात में अगली जो डेवलपमेंट हुई है वो नाज़रीन ये है कि जो तहकीकाती टीम है FIA की वो मुत्तहिदा अरब अमारात पहुँच चुकी है, और वहाँ पे उन्होंने UAE की पुलिस के साथ रब्ता किया है, और फैक्ट फाइंडिंग जो कमेटी है वो एयरवाई न्यूज़ के जो मालिक हैं सलमान इकबाल, उनका स्टेटमेंट रिकॉर्ड करेगी, उनसे इंक्वायरी करेगी, और जो कराची किंग के मालिक हैं तारिक वसी, उनसे भी इंक्वायरी करेगी। और सलमान इकबाल का भी स्टेटमेंट आया है कि गो के उन्हें रिजर्वेशन है लेकिन वो इस तहकीकाती टीम के साथ जो है वो तावन करेंगे, और उनकी जो टीम है वो तहकीकाती टीम के साथ जो है वो तावन भी कर रही है। अगली जो खबर है वो ये है नाज़रीन, और ये भी अरशद शरीफ के कत्ल की तहकीकात से जुड़ी है कि वकार अहमद जो कि नैरोबी में थे, एक किरदार थे, और उनकी अहलिया जो है वो आज नैरोबी में इंडिपेंडेंट पुलिस ओवरसाइट अथॉरिटी के सामने पेश हुए और वहाँ पे उनसे तहकीकात की गई। और इसी मामले पे आज राना सनाउल्लाह हामिद मीर के प्रोग्राम में मौजूद थे। उन्होंने कहा कि 6 आदमी अगर 6 घंटों के लिए मुझे मिल जाएं तो इस अलमनाक, अफसोसनाक और काबिल मज़म्मत वाक़े की मैं पूरी तफ्तीश खोल के अवाम के सामने रख दूँगा। दो, उन्होंने कहा कि मुराद सईद और फैसल वाड़ा, इनसे तहकीकात होनी चाहिए, FIA ने उन्हें बुला लिया है। दूसरा, उन्होंने कहा कि 2 पाकिस्तानी जो दुबई में हैं, सलमान इकबाल और तारिक वसी का उन्होंने नाम लिया, और 2 पाकिस्तानी जो खुरम और वकार दुबई में हैं, इनसे अगर तफ्तीश मुकम्मल तौर पे हो जाए तो इस मामले का सारा जो चट्टा कट्टा है कि ये अफसोसनाक वाक़या कैसे हुआ, इसकी सारी जो तफ्तीश या तहकीक है वो मुकम्मल हो जाएगी।
اب گرفتاری کس سلسلے میں ہوئی ہے، کس معاملے پہ ہوئی ہے، اس خبر کی ڈیٹیل بھی آپ کے ساتھ ہم شیئر کر لیں۔ خبر ناظرین یہ ہے کہ پنجاب کے سابق صوبائی وزیر داخلہ شجاع خانزادہ جنہیں خودکش حملے میں جو شہید ہو گئے تھے، ان پر خودکش حملے کے سہولت کار کو سی ٹی ڈی نے حساس ادارے کے تعاون کے ساتھ راولپنڈی میں کلر سائیدہ روڈ سے گرفتار کر لیا ہے، اور اس سے بڑی مقدار میں دھماکہ خیز مواد بھی برآمد ہوا ہے۔ اور یہ جو گرفتاری سی ٹی ڈی اور حساس ادارے کے مشترکہ جو ہے وہ کوشش سے عمل میں لائی گئی ہے، اس بارے میں بتایا گیا ہے کہ ملزم کا تعلق جو ہے وہ لشکر جھنگوی اور ٹی ٹی پی کے ساتھ ہے۔ تو یہ ناظرین آج کا ہمارا ویلاگ، آپ سے اجازت چاہیں گے۔ اللہ تعالی ہم سب کا حامی ناصر اور اپنی ڈھیر ساری دعاؤں میں یاد رکھیے۔ لیکن جانے سے پہلے پچھلے ویلاگ میں لیفٹیننٹ جنرل عاصم منیر صاحب کو غالباً میں نے غلطی سے، میرا سلپ آف ٹنگ تھا کہ میں انہیں عاصم سلیم باجوہ کہتا رہا، تو یہ کریکشن بھی آپ کے ساتھ میں نے کرنی تھی۔ اب آپ سے اجازت چاہتے ہیں۔ اللہ تعالی ہم سب کا حامی ناصر ہو، اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔